सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन के एक सैन्य अधिकारी ने बड़ा दावा किया है, कहा है कि रूस हमले का नया प्लान तैयार कर रहा है। इस प्लान के तहत यूक्रेन पर नकली मिसाइल दाग रहा है ताकि यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो जाए। दावा यह भी किया गया है कि वो मिसाइलें हैं जो परमाणु सक्षम है। यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी इस तस्वीर में मिसाइल के टुकड़े दिख रहे हैं। ये टुकड़े सामान्य नहीं बल्कि यूक्रेन का खेल खत्म करने वाले हैं। ये दावा खुद यूक्रेन की सेना की तरफ से किया गया। रूस की इन मिसाइलों की वजह से यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम बर्बाद होता दिखा। जंग में रूस के सैनिकों का नया प्लान, रूस की डमी मिसाइलों से यूक्रेन पस्त, यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम फेल। मिसाइल की इन स्क्रैप की जब पड़ताल की गई तो इसमें उस स्तर का विस्फोटक नहीं दिखा, ना ही उसमें रेडियो एक्टिविटी का स्तर उस लेवल पर था। दावा यह किया गया कि मिसाइलें परमाणु सक्षम थी, लेकिन उसमें विस्फोटक का वो स्तर नहीं था। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि रूस हमले के दौरान ऐसे ही डमी मिसाइलें दाग रहा है ताकि उसका एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो जाए, क्योंकि इन मिसाइलों से यूक्रेन की वायु सुरक्षा खत्म होती दिखी। मिसाइलों के ये टुकड़े यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों से मिले, जिसके बाद जब जांच की गई तो हड़कंप मच गया। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि मिसाइलें X-55 है, जिन्हें डमी बनाकर इस इमारत को टारगेट करके दागा गया। यह हमला सिर्फ डर बनाने के लिए किया गया था। इस मिसाइल में विस्फोटक काफी कम था। यह हमला सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। यह भी दावा किया गया है कि लगातार हमलों से रूस के पास मिसाइलों की संख्या भी कम हो गई है, जिसके बाद डमी मिसाइलें दागी जा रही हैं। कुछ दिन पहले ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने भी ऐसा ही दावा किया था, जिसमें कहा गया था कि रूस क्रूज मिसाइलों से परमाणु बमों को निकालकर यूक्रेन पर निहत्थे हथियार दाग रहा है। युद्ध के 9 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी जंग जारी है। यूक्रेन के सैनिक मोर्चे पर डटे हैं, लगातार पलटवार करते दिख रहे हैं और अब इन डमी मिसाइलों के सामने आने के बाद ये भी आशंका है कि कहीं रूस के गोला बारूद वाकई में खत्म तो नहीं हो रहे हैं। रशिया यूक्रेन बैटल ग्राउंड से इस वक्त एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। खेरसोन में रूस के हमले में 3 नागरिकों की मौत की खबर आ रही है और रूस के सैनिकों ने कल खेरसोन पर 42 बार हमला किया और जिसमें 3 लोगों की जान चली गई है, जबकि इस हमले में 7 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में यह बताया जा रहा है कि वह जख्मी है। इस बीच रूस यूक्रेन वॉर जोन से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर रूस ने बाइडेन का ऑफर ठुकरा दिया है और साफ किया है कि रूस बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार है। और आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका की तरफ से रूस के सामने बातचीत का ऑफर भी रखा गया था, जिसमें बाइडेन की तरफ से कहा गया था कि रूस युद्ध को रोक दे। तो अमेरिका से बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन रूस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि शर्त पर वो किसी भी तरह की बातचीत के लिए तैयार नहीं है। अगर अमेरिका बिना शर्त बातचीत करता है तो वो जरूर तैयार है। अमेरिका की ऑफर से गुस्से में रूस, पुतिन ने फिर दिखाए बाइडेन को तेवर। पुतिन ने ठुकराया बाइडेन का ऑफर। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले करीब 10 महीने से युद्ध चल रहा है। टैंक, मिसाइल, ड्रोन और तबाही की इतनी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं कि हर कोई चाहता है कि ये युद्ध रुक जाना चाहिए, लेकिन युद्ध लगातार भड़कता जा रहा है। शुरुआत में रूस को लगा था
कि ये युद्ध ज्यादा से ज्यादा हफ्ते भर में खत्म हो जाएगा। लेकिन युद्ध की शुरुआत के साथ ही जैसे ही यूक्रेन को अमेरिका का साथ मिला और फिर नेटो देश यूक्रेन के साथ खड़े हो गए, उसने पुतिन के मंसूबों पर पानी फेर दिया और जीत की छटपटाहट ने युद्ध को 10 महीने तक खींच दिया। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से रूस को एक बड़ा ऑफर दिया गया है जिसने पुतिन को भड़का दिया, क्योंकि इस ऑफर में शांति के लिए शर्त रखी गई है। बाइडेन ने पुतिन को बातचीत का ऑफर दिया और ये शर्त रखी कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला रोक देगा तो अमेरिका उससे बात करेगा। इस मामले में अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपति ने साझा बयान जारी किया और दोनों नेताओं ने एक साथ आकर रूस से युद्ध रोकने को कहा। वैसे फ्रांस पहले भी कह चुका है कि रूस के साथ बातचीत के रास्ते खुले हैं, लेकिन ये पहली दफा है जब बाइडेन ने रूस के सामने बातचीत का ऑफर रखा हो, क्योंकि यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से ही रूस से बातचीत के विरोध में अमेरिका नजर आया। लेकिन जंग के 10वें महीने में बाइडेन के तेवर और सुर दोनों बदले और उन्होंने पुतिन को यूक्रेन पर हमले रोकने की शर्त पर बातचीत का ऑफर दे दिया। I'm prepared to speak with Mr. Putin if in fact there is an interest in him deciding he's looking for a way to end the war. He hasn't done that. लेकिन अपने इस ऑफर के साथ साथ बाइडेन ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि अगर रूस ये ऑफर ठुकरा देता है तो यूक्रेन युद्ध में साथ देने वाले नेटो देश खफा ना हो जाए। इसलिए बाइडेन ने यह भी साफ कर दिया कि वो जो करेंगे नेटो देशों की सहमति से करेंगे और यूक्रेन के हितों का पूरा ख्याल रखेंगे। पुतिन को बाइडेन का ऑफर मंजूर नहीं। जिस बात की उम्मीद हर कोई कर रहा था हुआ भी वैसा ही। रूस ने अमेरिका की ऑफर को ठुकराने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। उसका कहना है कि वो ऐसी कोई बातचीत नहीं करेगा जिसकी बुनियाद शर्तों पर रखी गई हो और इसलिए उसने बाइडेन का बातचीत का ऑफर ठुकरा दिया। यही नहीं, पुतिन के प्रवक्ता ने दो टूक बोल दिया कि यूक्रेन पर हमले जारी रहेंगे और उसके सैनिक यूक्रेन से नहीं हटेंगे। रूस ने जंग शुरू होने के बाद ही बोल दिया था कि वो अपने और यूक्रेन के बीच किसी तीसरे का दखल नहीं चाहता। उसका इशारा अमेरिका समेत नेटो के दूसरे देशों की ओर था जिन्होंने यूक्रेन को नेटो में शामिल करने का लालच दिया और उसकी बर्बादी की नींव रखी। और इसलिए पुतिन ने कभी भी यूक्रेन जंग के मुद्दे पर नेटो से बात करने की कोशिश नहीं की। इस बार भी पुतिन अपनी बात पर टिके रहे और उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि जंग रोकने की शर्त पर बाइडेन से बातचीत नहीं। पुतिन के इस रुख के बाद यूरोपीय यूनियन ने पुतिन को मनाने का बीड़ा उठाया है और यूरोपियन यूनियन ने पुतिन को मनाने की नई कोशिश शुरू की है और चीन से गुजारिश की है कि वो रूस को यूक्रेन पर हमले करने से रोके। यूक्रेन जंग के बाद चीन और यूरोप के रिश्तों में थोड़ी खटास आई थी क्योंकि चीन रूस के साथ खड़ा था। हालांकि चीन ने यूरोप के देशों से रिश्ते ठीक करने की कोशिश जारी रखी क्योंकि बात चीन की अर्थव्यवस्था की थी। चीन के एक राजदूत ने तो लगातार यूरोप के अलग अलग देशों का दौरा भी किया। माना जा रहा है इसी वजह से यूरोप ने चीन से कहा कि वो रूस को समझाए क्योंकि उसे पता है कि शी जिनपिंग और पुतिन के रिश्ते अच्छे हैं। और इसलिए यूरोपियन यूनियन ने चीन से गुजारिश की और कहा कि चीन रूस पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे ताकि यूक्रेन युद्ध रुक जाए। लेकिन जिस तरह का रुख पुतिन का युद्ध की शुरुआत में था वो बीतते वक्त के साथ और भी ज्यादा घातक होता जा रहा है, क्योंकि अगर रूस इस वक्त युद्ध रोकने का ऐलान करते हैं तो उनके अपने देश में भी बगावत हो सकती है, क्योंकि पुतिन ने यूक्रेन से जीत के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। लेकिन दुनिया को उम्मीद है कि युद्ध के बारूद पर बैठे देश शांत हो जाएंगे। और जंग के मैदान से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस एक बड़ी प्लानिंग कर रहा है। यूक्रेन पर रूस बहुत बड़े प्लान तैयार कर रहा है। रूस की वायुसेना ने अपनी नई एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। यहाँ इस नई एंटी बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण का कजाकिस्तान में टेस्ट किया गया और शैली शगन फायरिंग रेंज से आपको बता दें कि ये टेस्ट किया गया है। और रूस का ये दावा है कि उसकी नई मिसाइल की टेस्टिंग सफल रही और वो सभी मापदंडों पर खरी उतरी है। इस मिसाइल को लेकर क्या कहा जा रहा है वो भी हम आपको बताते हैं। इस मिसाइल को लेकर दुश्मन के हवाई और अंतरिक्ष हमले से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है, ये इसकी खासियत है।
और इस वक्त एक और बड़ी खबर, रूस के रक्षा मंत्री ने परमाणु बम को लेकर बड़ा स्टेटमेंट दिया है। यहाँ दावा यह किया है कि रूस मिसाइल फोर्स पर काम कर रहा है और इसके साथ ही नई मिसाइल प्रणाली पर भी रूस लगातार काम कर रहा है। RS-36 की रेंज 16,000 किलोमीटर। ये रूस की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। रूस की RS-24 यार्स मिसाइल रेंज 10,500 किलोमीटर। रूस की RS-28 परमाणु मिसाइल रेंज 10,000 किलोमीटर। टोपोल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रेंज 11,000 किलोमीटर। रूस की टोपोल M मिसाइल रेंज 11,000 किलोमीटर। रूस के इस मिसाइल जखीरे के बारे में बताने की बहुत बड़ी वजह है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने बहुत बड़ा बयान दिया है। सर्गेई शोइगु का बयान 2023 में रूस के परमाणु प्लान को लेकर है। На текущий момент в 5 соединениях ракетных войск стратегического назначения обеспечено строительство объектов инфраструктуры для размещения новых ракетных комплексов. При подготовке перечня объектов капитального строительства на 2023 год особое внимание будет уделено строительству в интересах стратегических ядерных сил. सुना आपने, रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का कहना है कि 2023 में रूस अपने परमाणु बलों के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष ध्यान देगा। मिसाइल बलों की लड़ाकू क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए काम करेगा। नई मिसाइल प्रणाली को आगे बढ़ाएगा। सर्गेई शोइगु के बयान की पूरी दुनिया में चर्चा है। रूस के पास दुनिया भर में सबसे अधिक परमाणु हथियार है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विध्वंसक परमाणु बम है। बावजूद इसके 2023 में रूस का सबसे अधिक जोर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रहने वाला है। रूस का जोर न्यूक्लियर फोर्स की बुनियादी ढांचे को और बड़ा बनाने पर रहने वाला है। Подготовке перечня объектов капитального строительства на 2023 год особое внимание будет уделено строительству в интересах стратегических ядерных сил. रूस के परमाणु शस्त्रागार के बारे में दुनिया जितना जानना चाहती है, रूस उसे उतना ही छिपाता रहा है। दुनिया भर के खुफिया एजेंसियों की नजर रूस के परमाणु ठिकानों पर रहती है, लेकिन रूस है जो अपने परमाणु तहखानों का पता 7 तालों में बंद रखता है। लेकिन दुनिया के खुफिया एजेंसियों को रूस के कुछ गुप्त परमाणु ठिकानों का पूरा पता मिल चुका है। रूस का परमाणु तहखाना नंबर 1, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 2, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 3, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 4, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 5, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 6, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 7, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 8, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 9। ये ऐसे परमाणु गोदाम हैं जहां रूस ने अपने तमाम परमाणु बम छिपा रखे हैं। जिसमें से सबसे खास परमाणु तहखाने हैं ब्रांस्क 18, अमूर 31, बेलग्राद। रूस के मैप पर आप ये जो पीले पॉइंट देख रहे हैं, वहां रूस ने परमाणु बम जमा कर रखे हैं। ये रूस के कुल 25 परमाणु तहखानों की पक्की लोकेशन है, जहां से रूस अपनी मिसाइलों के जरिए किसी भी देश पर परमाणु हमला बोल सकता है।
रूस यूक्रेन जंग के मैदान से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यूक्रेन में बिजली संकट लगातार जारी है। यूक्रेन की राजधानी कीव में और उसके आसपास के लाखों लोग अब भी बिजली संकट से परेशान हैं। पिछले हफ्ते रूसी मिसाइल हमलों की वजह से बिजली आपूर्ति अभी भी बहाल नहीं हो पाई है। और इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि आसपास अभी बिजली की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बिजली संकट जारी है, ठंड का मौसम, जमा देने वाली सर्दी और उसमें बिजली नहीं। और रूस के परमाणु तहखाने के बारे में दुनिया जितना जानना चाहती है, दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों की नजर रूस के परमाणु ठिकानों पर है। और रूस है जो अपने परमाणु तहखानों का पता सबसे छिपा कर रखता है। लेकिन आपको बता दें कि इस बार पुतिन के परमाणु तहखाने से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने कई देशों के होश उड़ाकर रख दिए हैं। रूस की परमाणु मिसाइल ठीक ऐसे ही धुआं उड़ाती है, आसमान को अपनी आग से जलाती अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चलेगी। रूस के टारगेट वाले स्पॉट के आसमान में सर्वनाश का शोर गूंज उठेगा। वहां की तस्वीर ठीक वैसी दिखेगी जैसे वर्षों पहले जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में देखा था। सीप्री की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में रूस ने परमाणु हथियारों पर 1080 करोड़ डॉलर खर्चा किया था, जो साल 2020 में कम होकर 800 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया था। लेकिन अब 2023 में रूस एक बार फिर परमाणु हथियारों पर खर्च बढ़ाने जा रहा है। सीप्री का दावा है कि रूस ने साल 2011 से 20 तक के परमाणु रणनीति को ऐसे वक्त में तय किया था जब रूस के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। उस वक्त रूस नए हथियारों को हासिल करने में असमर्थ था, लेकिन अब हालात काफी हद तक बदल गए हैं। रूस ने अपने न्यूक्लियर फोर्स को बड़े पैमाने पर मॉडर्नाइज किया है। अब रूस जिस परमाणु रणनीति को आगे बढ़ा रहा है उसे 2018 से 2027 तक के लिए तय किया गया है। इस रणनीति के मुताबिक सामरिक परमाणु बलों में सुधार रूस की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। स्टेटिस्टा रिसर्च डिपार्टमेंट की रिपोर्ट बताती है कि 2020 में अमेरिका ने परमाणु हथियारों पर लगभग 3,740 करोड़ डॉलर खर्च किए थे, जो दुनिया के किसी भी देश से अधिक है। चीन 1,300 करोड़ डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर रहा। वहीं रूस ने 2020 में 800 करोड़ डॉलर ही परमाणु हथियारों पर खर्च किए थे। 3, 2, 1, द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के मशहूर युद्ध विश्लेषकों का मानना है कि पुतिन की सेना किसी भी पारंपरिक युद्ध को कैसे परमाणु युद्ध में बदलना है, इसकी पूरी तैयारी कर चुकी है। यूक्रेन में अभी जो युद्ध हो रहा है उसे कैसे परमाणु युद्ध की शक्ल देनी है, इसका अभ्यास कर चुकी है। पुतिन की सेना दुनिया को दिखा चुकी है धरती से रूस कैसे परमाणु हमला कर सकता है, हवा में रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर कैसे परमाणु बम गिराएंगे। समंदर की लहरों से कैसे रूस के युद्धपोत परमाणु मिसाइल दागकर तबाही लाएंगे। समंदर के अंदर मौजूद परमाणु पनडुब्बी से रूस की सेना कैसे न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। सीप्री की रिपोर्ट के मुताबिक रूस में परमाणु हथियारों के लिए 3 संस्थाएं काम करती हैं। पहला रोसोटॉम, दूसरा 12वीं गोमो और तीसरा स्ट्रैटेजिक रॉकेट फोर्स RVSM। रोसाटॉम रूस के परमाणु हथियारों के सभी तरह के विकास और उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। रूस के 10 शहरों में रोसाटॉम की खुफिया यूनिट है। रोसाटॉम में कुल 2.5 लाख लोग काम करते हैं, जिनमें से 95,000 परमाणु हथियारों के रिसर्च और विकास का काम करते हैं। बाकी के 1,55,000 लोग परमाणु बमों के प्रोडक्शन यूनिट पे काम करते हैं। रूस की 12वीं गोमो GUMO परमाणु हथियारों के स्टोर, ट्रांसपोर्ट और सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाती है।
12वीं गोमो में करीब 50,000 लोग काम करते हैं, जिनमें से 45% अधिकारी हैं। वहीं स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स आरबीएसएफ साइलो और आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जिम्मेदारी निभाता है। इसमें 70,000 से अधिक लोग काम करते हैं। रूस के यही वो ठिकाने हैं जहां उसने अपने परमाणु हथियार छिपा रखे हैं। इन किसी भी तहखाने से परमाणु बम निकलेगा और मिसाइल लॉन्चर तक पहुंच जाएगा। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर जिसमें यूक्रेन की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। और इस रिपोर्ट में दावा यह किया गया है कि यूक्रेन की सेना ने रूस के 90,000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है। इसके साथ ही ये भी बड़ा दावा किया जा रहा है कि युद्ध से रूस के लोग परेशान हो चुके हैं। और सिर्फ परेशानी ही नहीं बल्कि रूस की 25% आबादी की ये चाहती है कि युद्ध हो, जबकि अब रूस की जनता भी युद्ध के खिलाफ खड़ी होती नजर आई। यूक्रेन की जलती जमीन से उठने वाले काले धुएं ने क्रेमलिन के दरवाजों की कुंडी से कमान छीन ली। कीव से आती मिसाइल वाली गंध ने मॉस्को का मिजाज बदल दिया है। खेरसॉन की हार के बाद रूस की जनता क्या सोचती है, पुतिन के युद्ध के फैसले को रूस की जनता कैसे देखती है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि 10 महीने लंबे चले जा रहे युद्ध को लेकर रूस की जनता क्या सोचती है। एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक रूस के हर 4 शख्स में से सिर्फ एक युद्ध का समर्थन करता है। इस रिपोर्ट को तैयार किया है क्रेमलिन फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विसेज ने। हालांकि ये लीक्ड रिपोर्ट है जिसे क्रेमलिन फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विसेज ने जारी नहीं किया है। इसके मुताबिक रूस के सिर्फ 25% लोग पुतिन के युद्ध जारी रखने के फैसले को सही मानते हैं। क्रेमलिन स्टडी में ये बात सामने आई है कि 55% लोग यूक्रेन के साथ वार्ता के पक्ष में हैं। जुलाई में सिर्फ 32% लोग यूक्रेन के साथ वार्ता चाहते थे, यानी 5 महीनों में 23% और नागरिक युद्ध के खिलाफ हो गए। यूक्रेन के मैदान में मरते सिपाहियों की तादाद का यूक्रेन का दावा सुनकर रूस की जनता का माथा ठनक गया है। क्रेमलिन स्टडी के मुताबिक युद्ध के बाद पुतिन की लोकप्रियता का ये सबसे निचला स्तर है। पुतिन इस वक्त रूस के सबसे बड़े नेता हैं। उनकी सत्ता को सीधा चैलेंज करने की पूरे रूस में अभी किसी के पास शक्ति नहीं। उस नेता का ग्राफ क्या युद्ध ने 55% पर लाकर पटक दिया है। पुतिन ने युद्ध में कितना खोया, इसका हिसाब आप देखेंगे तो थोड़ा सा तो आपको भी यकीन करना होगा कि पुतिन क्या अनजाने में यूक्रेन से युद्ध लड़ने निकले थे। यूक्रेन युद्ध के परिणाम को वो माप नहीं पाए। सवाल उठेंगे कि फिर कैसा योद्धा, वो जिसने 10 महीने से देश को युद्ध में झोंक दिया है, वो जिसके कारण अब रूस की इकोनॉमी पर बनाई दिख रही है, या वो जिसकी सिर्फ जिद ने रूस को यूक्रेन में फंसा दिया है। जंग रूस के लिए कितनी जरूरी है, ये रूस की जनता को तय करना है, और उसकी नुमाइंदगी करते हैं राष्ट्रपति पुतिन। पुतिन की शख्सियत बताती है कि उन्हें रूस प्यार करता है, लेकिन अपनों के खोने का गम अब उसे खौला रहा है। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि आफ्ताब ने नार्को टेस्ट में बताया है कि उसने श्रद्धा की हत्या के बाद सबसे पहले उसके हाथ के टुकड़े किए थे। शव के टुकड़े के लिए चाइनीज चाकू का इस्तेमाल किया था। और बताया यह जा रहा है कि श्रद्धा की हत्या के कई महीनों बाद तक उसका मोबाइल आफ्ताब के पास ही था। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। नार्को टेस्ट में ये कबूला है आफ्ताब ने कि सबसे पहले उसने जब श्रद्धा की हत्या की तो सबसे पहले उसके हाथ के टुकड़े किए और चाइनीज चाकू का इस्तेमाल उसकी तरफ से किया गया। और
हत्या करने के बाद काफी दिनों तक श्रद्धा का मोबाइल आफताब के पास ही था, जिससे कि वो श्रद्धा के दोस्तों की टच में था। और श्रद्धा की मर्डर मिस्ट्री का पूरा सच अभी आना बाकी है। श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफताब का कल पोस्ट नार्को टेस्ट किया गया और श्रद्धा वोलकर हत्याकांड में पुलिस को अहम जानकारी हाथ लगी है और वो ये जानकारी है जिससे परत दर परत सच्चाई सामने आई। जी और लगातार एक के बाद एक अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं। हथियार भी मिले हैं जिससे कि श्रद्धा के शव के टुकड़े करने का दावा किया जा रहा है। और अब इंतजार पूरे नार्को टेस्ट के रिपोर्ट का है। जेल में आफताब का शहमात का खेल, शतरंज की बाजी में साजिश की कहानी। आफताब अमीन पूनावाला, ये वो नाम है जिसे समझने में दिल्ली पुलिस को ऐसी मशक्कत करनी पड़ रही है जितनी उसे बड़े से बड़े अपराध को क्रैक करने में भी नहीं करनी पड़ती। वैसे पुलिस ने आफताब के दिमाग की साजिश को पढ़ने के लिए जिस नार्को टेस्ट से उसे गुजारा है, वो नार्को टेस्ट काफी हद तक कामयाब रहा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि नार्को टेस्ट में पुलिस को श्रद्धा मर्डर केस को सुलझाने में कौन कौन सी लीड मिली। नार्को टेस्ट में आफताब ने हत्या में इस्तेमाल हथियार की जानकारी दी है। नार्को टेस्ट में आफताब ने हथियार फेंकने की जगह भी बताई है। आफताब ने श्रद्धा के मोबाइल फोन की लोकेशन भी बताई है। आफताब के मुताबिक उसने श्रद्धा का मोबाइल फोन भायांदर की खाड़ी में फेंका था। यही नहीं, उसने मोबाइल को ठिकाने लगाने से पहले वहां की रेकी भी की थी। आफताब इतना शातिर है कि उसने अपना एक एक कदम बहुत सोचकर आगे बढ़ाया। भाईंदर की खाड़ी में श्रद्धा के मोबाइल को फेंकने से पहले उसने उस इलाके की रेकी की। आसपास के इलाकों में जाकर देखा कि कहीं कोई सीसीटीवी तो नहीं है। जब उसे तसल्ली हो गई कि भाईंदर की खाड़ी में कोई सीसीटीवी नहीं है तो उसने श्रद्धा का मोबाइल वहीं पर ठिकाने लगा दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या के काफी दिनों तक श्रद्धा का मोबाइल फोन आफताब के पास ही था, लेकिन वसई पुलिस की पूछताछ के बीच आफताब को लगने लगा था कि ये फोन उसे कहीं फंसा न दे, और यही सोचकर उसने श्रद्धा के फोन को ठिकाने लगा दिया। पता चला कि दिल्ली से मुंबई जाने के बाद आफताब वसई और नाला सोपारा कई इलाकों में गया था। इसकी जानकारी पुलिस को उसके कॉल डेटा रिकॉर्ड से मिली है। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक आफताब ने पुलिस को गुमराह करने और गिरफ्तारी से बचने के कई तरीकों के बारे में स्टडी की थी। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब से नार्को टेस्ट के दौरान करीब 30 सवाल पूछे गए। इन 30 सवालों के जवाब में श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी ऐसी कई कड़ियों से पर्दा उठाया है जो इस केस को सुलझाने और सबूतों की तलाश में पुलिस के लिए बेहद मददगार साबित होंगे। नार्को पूरा होने के बाद आफताब ने एफएसएल और डॉक्टरों की टीम को कहा कि मैंने वही सच नार्को टेस्ट में बोला जो मैंने दिल्ली पुलिस के सामने बताया था। मेरा सच वही है जो मैंने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यानी कत्ल की सिलसिलेवार कहानी आफताब ने नार्को टेस्ट में उगल दी। पोस्ट नार्को टेस्ट में आफताब से वही सवाल पूछे जाने की तैयारी है जो सवाल उससे नार्को टेस्ट में पूछे गए थे। पोस्ट नार्को में मिले जवाब का मिलान आफताब के नार्को टेस्ट में मिले जवाब से कराया जाएगा ताकि ये पता लगाया जा सके कि आफताब पूरे होशो हवास में कितना सच बता रहा है और कितना सच छिपा रहा है। तो एक एक करके हर एक एंगल से हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं कि अभी नार्को टेस्ट के जरिए क्या क्या सच सामने आया है। आफताब की जिंदगी से जुड़ा एक और राज उसके जेल जाने के बाद खुल चुका है। जी हाँ, वो राज जिसे देखकर जेल अधिकारी भी सन्न रह गए हैं। जेल में आफताब ने एक ऐसा खेल शुरू किया जिसे अब साजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। चलिए आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ कबूलनामा उसकी तरफ से किया गया है, कौन कौन से बड़े खुलासे किए गए हैं जिससे पुलिस भी सन्न रह गई। वो शतरंज का माहिर खिलाड़ी है। वो अपना एक एक कदम फूंक फूंक कर रखता है। वो शह और मात की चाल खुद ही चलता है। आफताब ने जितना खुद के बारे में बताया और जितना पुलिस ने आफताब के बारे में अब तक समझा,
वो उसकी शख्सियत का सिर्फ एक पहलू भर है, क्योंकि मर्डर मिस्ट्री के इस मास्टरमाइंड के दिमाग में अभी भी ऐसे कई पहलू हैं जिसे ना तो पुलिस अब तक समझ पाई है और ना ही उस पर से पर्दा उठा है। आफताब की जिंदगी से जुड़ा एक और राज उसके जेल जाने के बाद खुला। वो राज जिसे देखकर जेल अधिकारी भी सन्न रह गए। शातिर आफताब शतरंज के खेल का मंझा हुआ खिलाड़ी है। ऐसा खिलाड़ी जो अपनी भी चाल चलता है और विरोधी खिलाड़ी के तौर पर भी उस चाल का खुद ही जवाब देता है। जेल सूत्रों के मुताबिक आफताब घंटों तक अकेले ही जेल में शतरंज खेलता रहता है। आफताब शतरंज का ऐसा खिलाड़ी है, दोनों छोर से अकेले ही बाजी खेलता है, यानी शाह भी उसकी, मात भी उसकी। उसकी हर चाल एक सोची समझी साजिश का हिस्सा लगती है, मानो शतरंज की बिसात पर दोनों छोर से वही अकेले खेल रहा हो। और यही उसने कत्ल के मास्टर प्लान में भी किया। उसने कत्ल की साजिश भी रची और पुलिस की जांच के आधार पर बच निकलने का तरीका भी ढूंढ निकाला। आफताब ने अपनी कहानियों के जाल में पुलिस को इस तरह उलझाया कि पुलिस महकमा कई दिनों तक आफताब की अलग अलग कहानियों में उलझा रहा। और आफताब ने ये सब यूं ही नहीं किया, बल्कि ये सब उसकी एक रणनीति थी। लेकिन नार्को टेस्ट में आफताब की सारी रणनीति धरी की धरी रह गई। शुरुआती तफ्तीश में पुलिस ने शातिर आफताब के दिमाग को पढ़ने के लिए साइकोलॉजिस्ट की मदद ली। सच और झूठ पकड़ने के लिए पॉलीग्राफ का 4 सेशन कराया और फिर आफताब का 2 घंटे तक नार्को टेस्ट कराया गया। बहुत जल्दी ही इसकी रिपोर्ट दे दी जाए। हम यही कह सकते हैं कि मोर देन 2 आवर्स तक चला है। डिटेल आपको बाद में शेयर कर दी जाएगी। आफताब की सेल में उसके साथ 2 और कैदियों को भी रखा गया है, जिन्हें 24 घंटे आफताब पर निगरानी रखने के लिए कहा गया है। हालांकि सेल में 2 लोगों की मौजूदगी के बावजूद आफताब ना तो किसी से ज्यादा बात करता है और ना ही किसी से घुलता मिलता है। तिहाड़ जेल के अंदर भरपूर खाना खा रहा है और समय पर नींद भी ले रहा है। आफताब के हाव भाव और व्यवहार को देखकर ऐसा लगता है कि मानो उसे अपने किए पर कोई पछतावा ना हो और वो तिहाड़ जेल नहीं बल्कि खुली हवा में सांस ले रहा है। नार्को टेस्ट के बाद पोस्ट नार्को टेस्ट में आफताब का सामना कुछ वैसे ही सवालों से हुआ जो सवाल उससे नार्को टेस्ट में पूछे गए थे। इसके पीछे का मकसद ये जानना है कि आफताब ने जो जवाब नार्को टेस्ट में दिए, उन सवालों का जवाब वो सामान्य स्थिति में क्या देता है। और चलिए अब आपको श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं। श्रद्धा मर्डर केस में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। नार्को टेस्ट में आफताब ने बताया है कि उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े चाइनीज चॉपर से किए। सबसे पहले आफताब ने श्रद्धा के हाथ के टुकड़े किए। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने दावा किया है कि नार्को टेस्ट और पोस्ट नार्को टेस्ट के दौरान आफताब ने श्रद्धा के मोबाइल फोन की लोकेशन भी बता दी। हालांकि पुलिस अभी तक फोन बरामद नहीं कर पाई। आफताब के मुताबिक उसने श्रद्धा का मोबाइल फोन भायंदर की खाड़ी में फेंका था, जिसे पुलिस अभी तक बरामद नहीं कर सकी है। मर्डर मिस्ट्री सुलझाने में श्रद्धा का फोन अहम साबित हो सकता है। श्रद्धा की हत्या के बाद कई महीने तक उसका मोबाइल फोन आफताब के पास ही था। मुंबई पुलिस की पूछताछ के बाद आफताब ने श्रद्धा के मोबाइल फोन को ठिकाने लगाया। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा का मोबाइल फेंकने से पहले आफताब ने रेकी की थी। आफताब को जब ये तसल्ली हो गई कि भायंदर की खाड़ी में सीसीटीवी नहीं है, तब उसने चुपके से उसका मोबाइल फोन वहां पर ठिकाने लगा दिया। नार्को के बाद कल आफताब का पोस्ट नार्को टेस्ट किया गया। पोस्ट नार्को टेस्ट में आफताब से वही सवाल पूछे गए जो नार्को में पूछे गए थे। और इससे पहले 1 दिसंबर को श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब से नार्को टेस्ट के दौरान करीब 30 सवाल पूछे गए। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आफताब ने नार्को टेस्ट में श्रद्धा के कत्ल की बात भी कबूल कर ली है। नार्को से पहले आरोपी आफताब का 20 घंटे से ज्यादा पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया, जिसमें आफताब से करीब वही सवाल किए गए जो नार्को टेस्ट के दौरान पूछे गए थे। तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक जेल नंबर में बंद आफताब टाइम पास करने के लिए घंटों शतरंज खेलता रहता है। अपने बैरक में आफताब अकेले ही शतरंज की बिसात बिछाता है और दोनों चालें खुद चलता है। अपने लिव इन पार्टनर की हत्या के आरोप में आफताब पूनावाला को 12 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा आफताब को छोड़ना चाहती थी। और इस बीच दिल्ली से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के तिलक नगर से बड़ी खबर है, जहां पर लिव इन पार्टनर की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और आरोपी को पंजाब से गिरफ्तार भी किया जा चुका है। आरोप है कि लिव इन पार्टनर ने चाकू से महिला का गला काटकर उसकी हत्या कर दी।
जी आपको बता दें कि लिव इन पार्टनर की 16 साल की बेटी को भी उसने नींद की गोलियां दी थी। आरोपी का नाम मनप्रीत बताया जा रहा है, जो पहले भी अपहरण और हत्या के मामले में शामिल रहा है। तो पुलिस को शक यह है कि आरोपी ने श्रद्धा हत्याकांड देखने के बाद इस प्लान का ताना बाना बुना था और इसीलिए उसने चाकू खरीदा था। उसकी प्लानिंग कुछ वैसी ही थी, मगर घर में मौजूद 16 साल की लड़की की वजह से उसने वारदात को अंजाम देकर फरार होना ही मुनासिब समझा। जब ये आए थे, ये किसी और इंसान के साथ आई थी, बोल के कि ये मेरा हस्बैंड है और इनके साथ एक छोटी बच्ची थी कि ये हमारी बेटी है। तो हमने इनको किराए पे मकान दे दिया और इनके हस्बैंड जो भी बनकर आए थे, उन्होंने ये बोला था कि मैं तो बाहर ही रहता हूँ, मेरा कोई फूलों का कुछ काम है तो मैं कम आऊँगा, ये लोग दोनों ही रहेंगे। लेकिन वो तो शुरू से ही आए नहीं। उसके बाद मनप्रीत हैं जो वो आते जाते थे यहाँ पर। जब ऐसे कुछ केस वेस होने लगे, यहाँ पुलिस वगैरह आने लगी थी कुछ महीने के बाद, तो फिर हम लोगों ने इनको 11 महीने के बाद बोला कि आप मकान खाली कर दीजिए, हमको कंटिन्यू नहीं करना है। तो इन्होंने खाली नहीं किया मकान। उसके बाद फिर हमारा केस चल रहा है, 7 साल हो गए। और सीधे इस वक्त हम अपने सहयोगी दीपक बिष्ट का रुख करेंगे। दीपक, एक के बाद एक घटनाएं इस तरीके से दिल्ली में हो रही है जिसमें पेशेवर अपराधी नहीं बल्कि घर का आदमी ही गुनाहगार साबित हो रहा है, कत्ल कर रहा है। बिल्कुल, ये तीसरी वारदात है लिव इन पार्टनर की हत्या की, क्योंकि एक वारदात पांडवनगर इलाके में कुछ दिन पहले आई थी और एक श्रद्धा की हत्या की गई थी। उसके बाद अब ये लिव इन पार्टनर रेखा की हत्या की गई थी और ये वही घर है जिस घर के अंदर हत्या करने का पूरा प्लान मनप्रीत नाम के आरोपी ने बनाया था और उसके बाद वो पंजाब भाग गया था। लेकिन उससे पहले वो चॉपर खरीद के लाया था। बच्ची जो 16 साल की थी उसको नींद की गोलियां खिलानी है, उसे बेहोश करना है, उसे सुलाना है। ये सारी प्लानिंग उसकी साजिश का हिस्सा थे और इसी वजह से, हालांकि दिल्ली पुलिस ये आशंका दिल्ली पुलिस को है कि श्रद्धा हत्याकांड का यहाँ पर पूरा सच जानकर उसने इस पूरी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की होगी, लेकिन इसे पंजाब से पकड़ा गया। पंजाब ये इसलिए भागा था क्योंकि चाह रहा था कि यहाँ से वो भागकर पुलिस की नज़रों से दूर हो जाएगा। लेकिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने इस पूरे केस को खोलकर इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा जरूर किया है, लेकिन अभी भी उससे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि क्या क्या उसकी प्लानिंग का हिस्सा थे, क्योंकि इस घर के अंदर वो 2015 से संपर्क में आया था। इस घटना के बारे में हम आगे भी आपसे बात करेंगे। फिलहाल शुक्रिया।